नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो रह गए थे लास्ट क्लास में। साथ में आज नया टॉपिक फंक्शन को शुरू करेंगे। फंक्शन में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली फंक्शन बनते कैसे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, फिर उनमें जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। लेकिन हर रोज की तरह क्लास शुरू करने से पहले आज का हमारा कोट ऑफ द डे देखेंगे। आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या कहता है? थिंग्स वर्क्स आउट बेस्ट फॉर दोज हु मेक द बेस्ट ऑफ हाउ थिंग्स वर्क्स आउट। मतलब ये कि अगर कोई मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा अपने एम को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करता है, तो वो उसके लिए जो चीज़ें होती हैं वो बेस्ट बन के आती हैं। और जो इंसान सिर्फ ये सोचता है कि हाँ भाई मेरे को मेरी मंजिल मिल जाए, मेरे को मेरा एम जो है वो हासिल हो जाए, लेकिन मेहनत वो करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए वही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत करेंगे। 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू कर रहे हैं। 6 में हमें आर दे दिया, रिलेशन जो दिया है वो क्या दिया? x and x plus 5 for all x belongs to 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ये हमें फंक्शन दे दिया है, सॉरी रिलेशन दे दिया है। और इसमें हमें क्या बताना है? डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन और रेंज बताने से पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। तो एलिमेंट्स को एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं हमारे। सबसे पहले हम x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 + 5 करेंगे, आपको मिलेगा 5। फिर वैल्यू रखते हैं आप 1 तो आपको मिलेगा 6। वैल्यू रखते हैं आप 2, आपको मिलेगा 7। वैल्यू रखते हैं आप 3, आपको मिलेगा 8। 4 पे मिलेगा आपको 9 और 5 पे मिलेगा आपको 10। तो ये आपके हो जाएंगे एलिमेंट्स इन रिलेशन। अब आपसे पूछा गया डोमेन क्या होगा, तो आप लोगों को लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैंने बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा हो जाता है डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या बन जाएगा हमारा? 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। और रेंज की बात करें अगर हम, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी? 5 to 10, दैट इज 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारी हो जाती है रेंज। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। 7 में हमें क्या दिया गया है? r इज इक्वल्स टू x, x क्यूब। जो रिलेशन r दे दिया गया वो दे दिया गया x, x क्यूब, और x इज अ प्राइम लेस देन 10। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लेस देन 10 से नीचे के प्राइम्स क्या क्या होते हैं। तो लेस देन 10 प्राइम क्या क्या बनेंगे हमारे? 2 3 5 एंड 7, ये हमारे हो जाते हैं प्राइम, जो कि 10 से नीचे रहेंगे। अब बात करेंगे आगे की, तो हमारी जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? अगर वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। वैल्यू आप 3 लेंगे, 3 का क्यूब क्या रहेगा? 27। वैल्यू आप 5 लेंगे, 5 का क्यूब रहेगा 125। वैल्यू अगर आप 7 लेते हैं, 7 का क्यूब होता है 343। तो ये आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसमें डोमेन रहेगी वो रहेगी 2 3 5 7। रेंज हो जाएगा 8 27 1 2 5 3 4 3, ये आपकी रेंज हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है? A कोई सेट दे दिया और B कोई सेट दे दिया। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। एक सेट दे दिया जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, और बी एक सेट दे दिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2।
अब हमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2⁻p क्यू, वेयर p बिलोंग्स टू नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स और q बिलोंग्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि a में 3 एलिमेंट हैं, और q की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि q में 2 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे हमारे पास 2⁻3 क्रॉस 2, दैट इज 2⁻6। अब 2⁻6 क्या होता है, 2⁻3 होता है 8, तो 8 × 8 करेंगे आपको मिलेगा 64, तो आंसर हो जाएगा आपका 64। ये नंबर ऑफ रिलेशंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू, R कोई सेट दे दिया ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड a माइनस बी इज एन इंटीजर, a माइनस बी इज एन इंटीजर। हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी जब करते हैं तो आपको मिलता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, -∞, 0 और +∞। ये तीनों टाइप के आ जाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपका डोमेन रहेगा वो भी इंटीजर रहेगा और जो रेंज रहेगी वो भी इंटीजर रहेगी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कवर। अब बात करेंगे हम फंक्शंस के बारे में। उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम फंक्शंस को। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शंस। सबसे पहले हम फंक्शंस के कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट को समझने के बाद उसके बिहाफ पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। रादर उसके बाद हम आगे के जो इसके टाइप्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शंस होते क्या हैं। इसको हम बेहतर समझेंगे डायग्राम से। ये हमारा होता है डोमेन, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। ये होती है रेंज, ये है हमारा डोमेन और ये है हमारी रेंज। यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं हम A, B, C, D और E। यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम क्या करते हैं, एक ही एक इमेज ले लेते हैं। इस तरीके से हर एक की एक इमेज ले लेते हैं। ये कर दी, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देते हैं, इस तरीके से 3 के साथ कर देते हैं। तो ये हमारे एक डोमेन हो गई, रेंज हो गई। जब डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, ध्यान रखिएगा, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है। अब जैसे एक इंसान है, मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप जब उसकी परछाई को देखते हैं, जब आप उसकी शैडो को देखते हैं तो एक ही परछाई हो सकती है। क्या किसी एक ऑब्जेक्ट की एक टाइम पे 2 परछाइयाँ हो सकती हैं या 2 शैडोज हो सकती हैं? आप कहेंगे नहीं, एक ऑब्जेक्ट की एक टाइम पे एक ही शैडो बनती है, एक ही परछाई बनती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑब्जेक्ट की एक ही शैडो हो सकती है। कैसे हो सकती है? मान लिया ये मार्कर है, इसकी शैडो एक है, इसी के ऊपर अगर मैं ये मार्कर खड़ा कर दूं तो दोनों मिलके एक ही शैडो की फॉर्मेशन देंगे। तो 2 ऑब्जेक्ट की एक शैडो हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की 2 शैडोज नहीं हो सकती। यही चीज़ हमें समझनी है और यही हमारी हेल्प करेगी फंक्शंस को समझने में। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो एक A जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज है, दैट इज 3। B जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज है 4। C जो एलिमेंट है उसकी एक इमेज 6 है, D की इमेज 7 है, E की इमेज 1 है। तो यहाँ पे ये है हमारी प्री इमेज। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम प्री इमेज, और जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं ये होती हैं इमेजेस। याद रखेंगे।
तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की सिर्फ एक ही इमेज बन के आ रही है, तो ये हमारा फंक्शन बन जाते हैं। लेकिन एक एग्जांपल और अगर हम लें, मान लिया ये हमने ले लिया डोमेन, ये हो गया हमारा रेंज, यहाँ पे एलिमेंट लिए मैंने A B C एंड D, यहाँ पे है 2 3 एंड 4। मैंने क्या किया, A की एक इमेज 2 बनाई, एक 3 बनाई, B की 2 बनाई, C की 3 एंड D की 4। अब ये फंक्शन होगा या नहीं होगा आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप यहाँ ध्यान से देखें तो A की एक इमेज तो आ रही है 2 और एक इमेज आ रही है 3। एक एलिमेंट की 2 इमेज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये केस हमारा फेल हो जाता है और ये हमारा नॉट ए फंक्शन का केस बन जाता है। आपसे अक्सर एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, आपको डेटा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। वो चीज़ें आपको बेहतर समझ आएंगी हम जब क्वेश्चंस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। मान लीजिए ये डोमेन है और ये हमारी रेंज है, इसमें एलिमेंट्स ले लिए हमने x y z q, यहाँ पे इमेजेस ले ली 2 3 6 12 27। अब x की इमेज 2 है, y की इमेज 2 है, z की 6 है, q की 27 है। अब आपसे पूछा जाए अगर कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x की एक यूनिक इमेज है 2 और y की भी एक यूनिक इमेज है 2। दोनों की इमेज एक ही आ रही है लेकिन एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो यस, इट इज ए फंक्शन। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन को देखते हैं एक बार। डेफिनेशन जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी, अ रिलेशन f from set A to set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in B। डेफिनेशन हमारी क्या बनी, a relation f from set A to set B is said to be a function if and only if every element of A has one and only one image in B। A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। एक इमेज हो, चाहे वो 2 एलिमेंट्स की एक इमेज क्यों ना हो, लेकिन इमेज एक एलिमेंट की एक ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कवर होती है। अब आगे का टॉपिक देखेंगे, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हम फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। हमारा जो फंक्शन होता है उसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है, f of x इज इक्वल्स टू y if x y बिलोंग्स टू f देन f of x इक्वल्स टू होता है हमारा y। जो ये x होता है इसे बोलते हैं हम डोमेन का एलिमेंट, या फिर हम प्री इमेज भी बोल सकते हैं। ये होती है हमारी प्री इमेज और ये हो जाती है हमारी इमेज। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि फंक्शन है या नहीं है। मान लिया f इज इक्वल्स टू, हमें एलिमेंट्स दे दिए 3 1 3 2 2 1 2 2 और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये फंक्शन होगा, तो आपको ये चेक करना है कि क्या हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। अगर बन रही है तो ये फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है।
अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डोमेन। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये होती है हमारी इमेज। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। अब 3 की 2 इमेज बन रही हैं, एक तो 1 बन रही है, एक 2 बन रही है। इसी तरीके से 2 की भी 2 इमेजेस बन रही हैं, एक तो 1 बन रही है, एक 2 बन रही है। अब हमने क्या सीखा था कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे तो 2 एलिमेंट और दोनों की ही 2-2 इमेजेस आ गई, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, f इक्वल्स टू हमें अगर दे दिया जाए 4 1 5 2 6 1 7 3 8 5, ये हमें एक फंक्शन दे दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी वेरिफिकेशन कीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डोमेन ड्रॉ करेंगे, फिर इमेज। डोमेन में एलिमेंट क्या क्या है हमारे, 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 5 6 7 8। अब इमेजेस क्या क्या हैं, 1 2 1 3 5, दैट इज 1 2 3 5। अब 4 की इमेज क्या बन रही है यहाँ पे 1, 5 की इमेज क्या है, 5 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 1, 7 की इमेज है 3 और 8 की इमेज है 5। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन के आ रही है। यूनिक इमेज है तो एक से ज़्यादा इमेज नहीं हुई, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, कि किस किस टाइप के फंक्शंस हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो आ जाता है हमारा वो आता है आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आइडेंटिटी फंक्शंस बनते हैं। डेफिनेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जान लें कि आइडेंटिटी फंक्शंस होते क्या हैं। तो f अगर कोई फंक्शन है R का मतलब ये है कि डोमेन भी रियल नंबर में है और इमेज भी रियल नंबर में है। दैट इज, दोबारा से देखेंगे, f फ्रॉम R का मतलब क्या होता है कि जो डोमेन है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करती है और जो रेंज है वो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करती है। तो y इज इक्वल टू हमारा होगा f ऑफ x, ये इज इक्वल टू होगा x। इन शॉर्ट x इक्वल टू y अगर आ जाता है, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस से आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग काम करती है। नंबर 2 पे जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है नंबर 2 पे है कांस्टेंट फंक्शंस। नंबर 2 पे हमारा आ जाता है कांस्टेंट फंक्शंस। अब कांस्टेंट फंक्शंस में क्या होता है वो देखते हैं। सेम f फ्रॉम R यानी कि f की जो इमेज है और जो डोमेन है दोनों रियल नंबर में है। y इज इक्वल टू f ऑफ x है और ये इक्वल टू आ जाता है c के। यहाँ पे c क्या है, c कोई भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू आ जाएगी, एक ही वैल्यू हर बार आएगी। y इज इक्वल टू f ऑफ x में एक ही वैल्यू बार बार आ रही है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, वेयर c is any constant।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है किसके लिए, कांस्टेंट फंक्शन के लिए। जब आप y = f(x) को सॉल्व करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, चाहे फिर आपके पास वैल्यूज कुछ भी हो, आंसर आपका हर बार c ही आता जाएगा। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 5, 20, x, y, z कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू आपको हर बार मिलती चली जाएगी। इस तरीके से हमारा कांस्टेंट फंक्शंस हो जाते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। ध्यान देंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। नंबर 3 पे आ जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, f from R to R, y = f(x) is equals to a0 plus a1x plus a2x² plus a3x4 plus so on up to an x⁴n। ये हो जाता है हमारा एक फंक्शन, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, फॉर ऑल एक्स वाई, पहले ये लिख लेते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। जो हमारा n रहेगा वो एक नॉन नेगेटिव नंबर रहेगा। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ आएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं f(x) = 3x³ + 2x² + 6x + 18। अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखता हूँ, ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाती है और ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। तो ये होता है हमारा y, तो y = f(x) = दिस। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस तरीके से हमारी अगर कोई इक्वेशन आती है तो उसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, वो हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। हमने 3 फंक्शंस को कवर कर लिया है। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ लिया, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शंस को पढ़ा है, तीसरे नंबर पे पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ लिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप को हम पढ़ेंगे। अब बात करेंगे टाइप नंबर 4 की, दैट इज टाइप नंबर 4 में हमारा आ जाता है रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल फंक्शन दैट इज जो हमारे p/q की फॉर्म में होंगे, वो सारे के सारे फंक्शंस हमें रैशनल फंक्शंस होंगे। जैसे हम लिख देते हैं f(x) by g(x) is a rational function for all g(x) is not equals to 0। g(x) कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे केस में वो फंक्शन की तरह फॉर्म नहीं कर पाएगा। अब जैसे हम लिख लेते हैं f(x) = 1/x। अब ये हमारा क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। इट कैन फर्दर बी रिटन एज f(x) = 1/g(x) = x। तो ये f(x) by g(x) की फॉर्म हो जाती है हमारी, तो ये हमारा रैशनल फंक्शन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मॉडुलस ऑफ फंक्शन की। नंबर 5 पे बात करेंगे मॉडुलस ऑफ फंक्शन। मॉडुलस का मतलब आप जानते हैं, जब कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को भी हम पॉजिटिव बना लेते हैं मोड लगा के, तो उसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। हम इस तरीके से लिखते हैं x को, जैसे -5 का अगर मैं मोड करूं तो हमें मिलेगा +5, और +5 का मोड करूं तो भी मुझे मिलेगा 5। तो इस तरीके से मोड हमारी हेल्प करता है नेगेटिव वैल्यूज़ को नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने में। इसी तरीके से मॉडुलस फंक्शन किस तरीके से हो जाएगा, f from R to R y = f(x) = mod of x। ये हमारा हो जाता है मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन, जहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू को हम नॉन नेगेटिव वैल्यू में
ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा सिग्नम ऑफ ए फंक्शन। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करेंगे सिग्नम ऑफ ए फंक्शन की। दैट इज सिग्नम ऑफ अ फंक्शन। इसमें होता क्या है, एग्जैक्टली वैल्यूज अलग अलग आती हैं आपके फंक्शन की जब आप डोमेन अलग अलग लेते हैं। दैट इज, इसको एक एग्जांपल से समझे तो बेहतर होगा। मान लिया एफ ऑफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है और इसकी वैल्यू -1 आती है फॉर ऑल x लेस देन 0 पे। यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 आ रही है जब मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लेता हूँ। जब 0 आती है तब होता है x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 लेने पे मुझे वैल्यू मिल रही है 0 और +1 आ रही है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं जब 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रही है +1। तो यहाँ पे जो ये चीज़ मिली है मुझे, ये वाला पार्ट, ये हमारा हो जाता है रेंज, यानी कि यहीं पे आके हमारा फंक्शन हर बार रुक जा रहा है। 0 से नीचे कुछ भी वैल्यू लेंगे हमारा सॉल्यूशन कितने पे आके रुकेगा, -1 पे। 0 होगी तो वैल्यू की फंक्शन पे कितने पे आके रुकेगा, 0 पे। 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन कुछ भी वैल्यू हो कहाँ पे आके रुकेगा, +1 पे। तो ये जो -1, 0 और +1 आया, ये हमारा हो जाता है रेंज। अब 0 से नीचे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, वैल्यू ले सकते हैं। 0 से बड़ी कुछ वैल्यू ले सकते हैं। तो ये जो फंक्शन हमारे यहाँ पे है, ये पार्ट, ये हमारा हो जाता है डोमेन। डोमेन कहाँ पे लाई करेगा, डोमेन लाई करेगा रियल नंबर्स के अंदर, क्योंकि वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं लेकिन रिजल्ट हमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज मिल रही हैं। तो इस तरीके से सिग्नम ऑफ ए फंक्शन हमारा काम करता है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे सिग्नम ऑफ ए फंक्शन के बेसिस पे, तब हमें और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप, हमारी फंक्शंस में आखिरी टाइप हमारी बच जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF से इसे हम जानते हैं। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये एग्जैक्टली होता क्या है, आपके क्लास 12th में जब आप रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसका बहुत यूज़ होगा, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सीख लीजिए। अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ 1.8, तो ये 1.8 कितने से बड़ा है, 1 से, और कितने से छोटा है, 2 से। तो आपका जो 1.8 है इसका जो GIF बनेगा वो बनेगा 1, यानी कि जहाँ पे 1.8 होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास है 13.7, ये कितने से बड़ा है, आप कहेंगे 13 से बड़ा है और 14 से छोटा है, तो जो इस 13.7 का GIF बनेगा वो बनेगा 13। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 12.2, ये कितने से बड़ा है, आप कहेंगे 12 से, और कितने से छोटा है, 13 से। 12.2 का जो GIF बनेगा वो बनेगा 12। अब हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, वो ये पता चली कि आपको जब डेसिमल में कोई भी वैल्यू मिलेगी तो वो उससे छोटे वाला जो परफेक्ट नंबर होगा, जो नेचुरल नंबर होगा, वो हमारा GIF हो जाता है। तो हम GIF को दिखाते कैसे हैं, हम दिखाएंगे f from R to R, y is equal to f of x इज इक्वल्स टू, ये सिंबल होता है GIF को रिप्रेजेंट करने के लिए। याद रखेंगे f फ्रॉम R to R, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। जब आपको कोई भी वैल्यू मिलेगी डेसिमल में तो आपको उससे छोटे वाला नेचुरल नंबर पिक करना है, वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह काम करेगा। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को कवर करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसको भी कवर करेंगे। इसके साथ हमारा 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, चैप्टर 1 सेट्स और चैप्टर 2 रिलेशन
डेरिवेशन एंड फंक्शंस। उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर सेट्स जो पहला चैप्टर है उसको कवर कर लिया होगा। अगर अभी तक कवर नहीं किया है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए हुए हैं। इस चैप्टर के भी ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हमारा कल खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सही सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, सुरक्षित रहिए। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।